जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। और आज हम लोग लेके आ गए हैं फिर आपके सामने हमारा नीट का पेपर डिस्कशन। और ये हमारा टेस्ट नंबर 10 है। आज यानी 6 अक्टूबर को आपका ये टेस्ट हुआ है केमिस्ट्री का पेपर। मैं यानी संजीव भाटिया आज आप लोग को डिस्कस करूँगा फर्स्ट 25 क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर का मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि व्हेन एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। अच्छा, एथेनॉल का डिहाइड्रेशन करना है। एथेनॉल क्या है आप सब जानते हैं, ये हमारा एथेनॉल है। मान लीजिए हमने ये एथेनॉल ले लिया। आप वैसे पहचान गए कि यहाँ पे हमको एल्कीन मिलना है और एथेनॉल 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन की एल्कीन दैट मीन्स इथीन मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं इसको दिखा देना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे हम लोग कंसनट्रेट H2SO4 या कोई दूसरा भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे यहाँ पर क्योंकि डिहाइड्रेशन करना है, एसिडिक डिहाइड्रेशन, यानी ये H+ देगा और ये डिहाइड्रेशन में मुझे सपोर्ट करेगा, तो इससे वाटर निकल जाएगा बच्चों और मुझे यहाँ पे मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इस तरह से ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है इथीन, या इसको हम लोग एथाइलिन भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा काम यहाँ इथीन से बन जाएगा। इसलिए 51 का मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यहाँ मैंने सेकंड भी लिख दिया है, पूरा कंफर्म कर दिया है। 2 स्टेटमेंट हैं, पढ़ना है और डिसाइड करना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सही एक गलत है। तो बच्चा पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, एरोमेटिसिटी। अच्छा भाई, एरोमेटिसिटी तो हक्कल रूल से रिलेटेड होगी। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एरोमेटिक इज पजेस्ड बाय कंपाउंड हैविंग स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय हक्केल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये बात सही है। जो साइक्लिक कंपाउंड प्लानर शेप प्लानर स्ट्रक्चर रखते हैं और रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एरोमेटिक होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट तो मुझे करेक्ट दिखाई दे रहा है। अब सेकेंड स्टेटमेंट है, सम ऑफ द पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हैविंग फ्यूज्ड विद बेंजीन रिंग बेंजीनिक सिस्टम हैव कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। NCERT हाइड्रोकार्बन में लास्ट पेज पे ये दिया हुआ है, आपने इसको पढ़ा होगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये बेंजीन है और इसकी रिएक्शन हमने किसी पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, जैसे कि हमने इसकी रिएक्शन करा दी है एंथ्रासीन से, और ये दोनों कंपाउंड जब कोल का कंबशन होता है, जब हम लोग निकोटीन वगैरह कंज्यूम करते हैं, निकोटीन के कंजप्शन, सिगरेट वगैरह जो लोग पीते हैं, तो वहाँ पे बॉडी में जाके ये दोनों कंपाउंड फ्यूज्ड हो जाते हैं और कुछ इस तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है। आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है और ये बेटा जो स्ट्रक्चर है ये हमारे DNA को जाके डिस्टर्ब करता है और DNA को डैमेज करता है, DNA RNA में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें कैंसर हो जाने की संभावना होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सम ऑफ द पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, जैसे एंथ्रासीन, न्यूक्लियस मीन्स एक रिंग है, बेंजीन रिंग, और पॉलीन्यूक्लियर मीन्स 2 से ज़्यादा रिंग, हैविंग फ्यूज्ड विद बेंजीन रिंग सिस्टम हैव कार्सिनोजेनिक, यानी कैंसर हो जाने की संभावना होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए मेरा 4th ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। देखो इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर ऐसा रहता है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, हालांकि आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है वो तो हमारा ऑक्साइन में भी होती है, बहुत जगह होती है, साइक्लिक कंपाउंड में भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ओपन चेन की बात कर रहे हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में अगर डबल बॉन्ड वाले एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं, 2 H लगे हुए हैं, 2 Cl लगे हुए हैं,
तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो जैसे अगर फोर्थ वाला ऑप्शन देखें तो C डबल बॉन्ड C, अब इस पे 2 H हैं सेम है और 2 Br भी सेम है, ये दोनों Br सेम है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। हाँ, अगर इसकी जगह ऐसा स्ट्रक्चर होता C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H होता, यहाँ पर H होता, यहाँ पर Br होता, यहाँ पर Br होता, यानी डबल बॉन्ड का जो एक कार्बन है उस पे जो 2 ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा सिस है, लेकिन ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ होगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सर बाकी ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर लेते, तो ठीक है, चेक कर लीजिए। देखिए ये जो कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C में एक तरफ जुड़ा है CH3, ये देखो CH3 हो गया, एक तरफ जुड़ा है H, यहाँ पर जुड़ा है CH3 और यहाँ पे जुड़ा है Cl। इसका मीन सिंगल कार्बन में 2 अलग अलग एटम हैं, 2 अलग अलग ग्रुप हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। और ये वाले कंपाउंड में भी यही सेम है, C डबल बॉन्ड C में एक तरफ C6H6 है, दूसरी तरफ H है, एक तरफ H है, इस तरफ CH3 है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये भी करेगा और सेम यहाँ पर रहेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा? क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? प्रोपीन से प्रोपेन बन रहा है, ये हमारी रिएक्शन हो रही, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इससे CH3 CH2 CH3। तो देखो यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिक्रीज कर रही है, यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मीन्स होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अभी फिलहाल ये ओपन चेन है, रिंग की बात नहीं है, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। यहाँ पर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिक्रीज कर रही हो तो मोस्टली रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होती है, तो ये हमारी एक एडिशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ये है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एडिशन रिएक्शन। फिर एथाइन से एथेन, अब एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड था और एथेन में सिंगल बॉन्ड हो गया, ये भी एडिशन रिएक्शन है, लेकिन मुझे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहिए। एथेन से क्लोरोएथेन, ये हमारा C2H6 था, ये C2H5 Cl आ गया, तो इसका मीन्स ये है कि यहाँ C2H6 से एक H हट गया और उसकी जगह Cl आ गया, तो इसका मीन्स ये हुआ कि एक H हट के Cl आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मीन्स मेरा आंसर 3rd हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर 3rd हो गया। और जो सोडियम एसीटेट से जो मीथेन बनना है, अब सोडियम एसीटेट से मीथेन हम लोग बना रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से, तो ये जो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इसमें हमारा जो इंटरमीडिएट आयन है वो कार्ब एनायन बनता है, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग को लेना अब केवल 3rd ऑप्शन है। एल्कीन्स अंडरगोस एडिशन रिएक्शन ड्यू टू, एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन क्यों दिखाती हैं? पाई बॉन्ड की वजह से। अगर ये हमारा डबल बॉन्ड है तो इससे सिंगल बॉन्ड हम लोग बनाएंगे, यानी एडिशन रिएक्शन हमारे पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, तो 55 का हमारा 4th आंसर सही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पर। एसरेशन और रीज़न दिया। अब एसरेशन रीज़न में ये पता करना है कि भैया करेक्ट दोनों हैं कि नहीं, और करेक्ट हैं तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो एसरेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोब्यूटेन, ठीक है सर, इज़ लेस देन नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन ये 1 2 3 4 ये नॉर्मल ब्यूटेन है।
और ये है आइसोब्यूटेन 1 2 3 और यहाँ पर 1। अब इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसका वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। यहाँ पे कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोब्यूटेन इज लेस देन नॉर्मल ब्यूटेन। ये सही बात हो गई, बॉइलिंग पॉइंट आइसोब्यूटेन का कम है, नॉर्मल ब्यूटेन का ज़्यादा है, क्योंकि जो आइसोब्यूटेन है उसमें हम लोग कह सकते हैं वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, या ये कह देंगे ब्रांचिंग ज़्यादा है। जितना ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अब सेकंड है स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वॉल फोर्स इन स्ट्रेट चेन एल्केन्स आर लेसर देन ब्रांच चेन एल्केन। तो ये तो गलत हो गया भाई, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, वंडर वॉल फोर्स भी ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है और वंडर वॉल फोर्स भी ज़्यादा है, वंडर वॉल फोर्स। इसलिए मेरा ये जो रीज़न है ये गलत हो गया, एसरेशन सही हो गया, रीज़न गलत हो गया। तो कौन सा होना चाहिए, एसरेशन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। तो 56 का हम लोग करेंगे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद HI टू गिव 2-iodopropan एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो ये तो भाई मार्कोनिकॉफ का रूल है। ये प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये सब लोग ने पढ़ा होगा। HI से रिएक्शन हो रही है। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब कभी अनसैचुरेशन सिस्टम में एडिशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो जो निगेटिव पार्ट ऑफ एडेमडन होता है, अटैकिंग रीजेंट होता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पे कम H हो। ये मार्कोनिकॉफ का रूल है। यहाँ 1H है, यहाँ 2H है, तो निगेटिव पार्ट बीच वाले कार्बन पर अटैक करेगा, तो CH3CHI CH3 बन जाएगा, यानी इसका नाम होगा 2-iodopropan। तो यहाँ पर सर मार्कोनिकॉफ का रूल थर्ड पोजीशन पे दिया हुआ है, इसलिए 57 का थर्ड ऑप्शन सही माना जाएगा। 58 नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन क्या है, नॉर्मल हेक्सेन है हमारा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नॉर्मल हेक्सेन है। और इसको आप चाहते हो बेंजीन में बदलना, इसको आप बेंजीन में बदलना चाहते हो, तो ये तो हमारा प्रोसेस कौन सा हो गया, प्रोसेस हो गया ये एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन आपको याद होगा, या तो आप Cr2O3 लेके हीट करें, हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगाएं, या फिर आप V2O5 का यूज़ करें, या तो फिर आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड का यूज़ करें, Al2O3 भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक या मिक्सचर लेने पर ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे Cr2O3 दिया है, V2O5 दिया है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड दिया है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। स्टेट एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन था, आप लोग ने याद किया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। फिर से वही बात आ गई, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मीन ज्योमेट्रिकल। अभी इस तरीके क्वेश्चन आया था, तो मुझे देखना है कि पहली बात तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। हालांकि रिंग वाले अपने सिलेबस में है नहीं, रिंग भी चल सकता है डबल बॉन्ड की जगह पे। और डबल बॉन्ड के साथ साथ जिस भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है उसके किसी एक एटम पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पेंट 1 इन। अब पेंट 1 इन कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब जब भी टर्मिनल डबल बॉन्ड आ जाएगा कॉर्नर के कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे, ऑब्वियस बात है वहाँ पर अगर दोनों सेम ग्रुप हैं, जैसे 2H हैं यहाँ पे तो CH2 है, तो इसका मीन्स है कि वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल हो, आपको बस ये देखना है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके कार्बन पर, एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। इसमें 2 सेम ग्रुप है तो ये नहीं शो करेगा।
अब ये तो प्रोपेन है, तो प्रोपेन तो वैसे भी एल्केन नहीं शो करता, एल्कीन चाहिए। ये ब्यूट 1 ईन है, तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 कार्बन पे हमने ब्यूट ईन लगा दिया 1 पे, और साथ में मुझे कह रहा 3 नंबर पे मेथाइल है, तो 3 नंबर 1 2 3 यहाँ पे चलेगा, तो यहाँ पर तो भाई साहब 2H आ गए, तो फिर से हमारा कैंसिल हो गया, ये भी हमारा नहीं, तो बचा हुआ 4th ऑप्शन ही होना चाहिए, फिर भी बना के देख ले रहे हैं। अब ये पेंटूइन है, तो हम लोग ने पेंटूइन बनाया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, और 3 पर मेथाइल लगाना है, तो 1 2 और 3 पे मेथाइल ग्रुप लग गया। इसका मीन्स ये हुआ कि हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे है, C डबल बॉन्ड C है, ये C डबल बॉन्ड C ले आए, एक तरफ CH3 ले आओ और एक तरफ CH2 CH3 ले आओ। ये हम लोग ने ये CH3 भी ले लिया, ये CH2 CH3 2 कार्बन ले लिए, और इस तरफ क्या है, ये एक तरफ मेथिल है। अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, तो बचा कौन होगा, H, तो एक तरफ H है, तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे कोई भी सिमिलर ग्रुप नहीं हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर 59 का 4th होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है और कैसा पेपर था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग ने ये पेपर कोशिश किया कि NCERT बेस्ड हो, NCERT से ही बनाया था, तो आप लोग ये सॉल्यूशन देखने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको पेपर कैसे लगा, क्या आगे भी हम लोग इसी तरीके का पेपर रखें या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एल्केन शो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ड्यू टू फ्री रोटेशन अलोंग द C सिग्मा बॉन्ड। कन्फॉर्मर्स आपने पढ़े हैं, कन्फॉर्मर्स में आपका फ्री रोटेशन होता है कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन का, तो ये बात सही है। एल्कीन्स एक्सिबिट ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट सही, तो भैया ढूंढो कौन सा आंसर सही होना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी कि इसका आंसर 4th होना चाहिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हेक्स 1 ईन है, हेक्स 1 ईन बनाते हैं। चलिए अब आपके लिए पूरा लिख दे रहे हैं, CH3 CH2 CH2 1 2 3 4, फिर से एक CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 5 6, पहले हम लोग ने हेक्स 1 ईन ले लिया, और कह रहा है कि इन प्रेजेंस और इन एब्सेंस ऑफ 1 ईन है भैया, डबल बॉन्ड लाना है, ट्रिपल नहीं, डबल बॉन्ड ले आए हैं, ठीक है सर। अब मुझसे कह रहा है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, तो देखिए बच्चा, जब आप परऑक्साइड का यूज़ करते हैं, पहले आपको कह रहा है परऑक्साइड ले लो, परऑक्साइड को यूज़ करते हैं तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खैरेश इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, और इसमें जो हमारा एनायन होता है, एनायन मुझे किससे रिएक्शन करानी है, HBr से, और स्पेशली ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HBr में ही लगता है, HF में नहीं, HCl में नहीं, HI में नहीं। तो इसमें जो निगेटिव पार्ट होता है उस कार्बन पे जुड़ता है डबल बॉन्ड के जिस पे ज़्यादा H हो, यहाँ पर 1 और 2 H है, तो इस तरह से मुझे यहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हमारा Br आके जुड़ जाएगा और मेरा बन जाएगा 1 ब्रोमोहेक्सेन। तो 1 ब्रोमोहेक्सेन यहाँ भी है, 1 ब्रोमोहेक्सेन यहाँ भी है। और अगर मैं यहाँ पर ऑक्साइड नहीं लेता हूँ, केवल HBr लेता हूँ, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, M फॉर मार्कोनी, K फॉर कॉफ, R फॉर रूल, और यहाँ A फॉर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
मार्कोनिकॉफ रूल कई बार बता दिया, आपने पढ़ा भी होगा। एनायनिक पार्ट उस डबल बॉन्ड के कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे कम H होंगे। सो अब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और मेरा सेकेंड नंबर पे जुड़ जाएगा Br। इस तरह से ये मेरा बन गया था 1 ब्रोमो हेक्सेन और ये बाबू मेरा बन जाएगा 2 ब्रोमो हेक्सेन। तो ऑप्शन भैया बताइए आप ही लोग, क्या आपको ऑप्शन सही लग रहा है? 1 ब्रोमो हेक्सेन 2 ब्रोमो हेक्सेन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ हमको जाना चाहिए 61 में। 62 क्वेश्चन देखते हैं। हेक्स टू आइन, हेक्स टू आइन, चलिए 1 2 3 4 5 और हेक्स टू आइन बनाना है तो ऐसे बना लेते हैं 1 2 3 4 और फिर आ गया ट्रिपल बॉन्ड और फिर ये आ गया। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसकी रिएक्शन करा के मैं बनाना चाहता हूँ ट्रांस 2 हेक्सीन। दैट मीन्स मुझे H2 की रिएक्शन करानी है और H2 1 मोल रिएक्शन करानी है। तो 1 मोल रिएक्शन कराने में मैं यहाँ पर जो बनाऊँगा वो ये C डबल बॉन्ड C आ जाएगा, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, एक CH3 इधर आएगा और इधर आ जाएगा CH2। 1 2 3 4 5 6 पूरा ओपन करके स्ट्रक्चर बना दिया। ये ट्रांस 2 हेक्सीन मुझे बनाना है। तो आप सब लोग तो जानते हैं ये बर्च रिडक्शन है और इसमें फेमस होगा हमारा Na/लिक्विड NH3। ये तो देखते ही आप बता दोगे। अगर ये मुझे सिस हेक्साइन 2 बनाना होता तो मैं यहाँ पे PDBaSO4 विद सल्फर यूज़ करता, PDBaSO4 विद क्यूनोलिन यूज़ करता या PD/कार्बन पैलाडाइज चारकोल विद सल्फर पॉइजन यूज़ करता। तो ये तो सिस के लिए मुझे लेके देगा। LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये यहाँ पर एल्केन बना देता, एल्कीन पे नहीं रुकता, 2 मोल H2 चले आते। प्लेटिनम और H2 भी मुझे एल्केन बना देता, एल्कीन तक रोकता नहीं। Na और लिक्विड अमोनिया मेरा एल्कीन तक रोकेगा और वो भी ट्रांस बनाएगा। इसलिए यहाँ पे मुझे 4th ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। मैंने बाकी ऑप्शन में क्या बनेगा वो भी बता दिया। अगर फर्स्ट ऑप्शन में मैं सल्फर का पॉइजन ले लूँ तो मेरा सिस डेरिवेटिव बन जाएगा और LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ज़्यादा H निकालेगा, 2 मोल हाइड्रोजन H2 के यहाँ पर रिएक्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा हेक्सेन। हेक्स 2 इन तक रुकेगा नहीं, हेक्सेन मिल जाएगा। प्लेटिनम हाइड्रोजन भी हेक्सेन दे देगा और ये मुझे हेक्स 2 इन में देगा ट्रांस डेरिवेटिव। 63 बेंजीन के रिएक्शन मैं करा रहा हूँ 3 मोल से, 3 मोल क्लोरीन से रिएक्शन करा रहा हूँ और सनलाइट की प्रेजेंस है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होने के बाद ये बेंजीन रिंग के बॉन्ड टूट जाएंगे और Cl आ जाएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि Cl आ तो जाएंगे, H भी बने रहेंगे, ऐसा नहीं कि H चले जाएंगे, तो H भी बने रहेंगे। और ये एक फेमस कंपाउंड है जिसके बारे में आप जानते हो, इसको हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड या इसका नाम एक होता है गैमेक्सीन। इसका एक नाम गैमेक्सीन भी होता है, गैमेक्सीन भी होता है। तो यहाँ पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड दिया है, गैमेक्सीन दिया है, बोथ सेकेंड एंड थर्ड दिया है
इसलिए मेरा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, बेंजील क्लोराइड का कोई मतलब नहीं है। तो अल्ट्रा वायलेट रेस में बेंजीन एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना है, गैमेक्सीन बना है, एक इंसेक्टिसाइड होता है, इसको हम लोग लिंडेन भी कहते हैं, इसको हम लोग 6,6,6 भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कार्बन 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका जो फॉर्मूला है वो C6H6Cl6 है, 3 बार 6 है, तो 666, H भी 6 है, Cl भी 6 है और कार्बन भी 6 है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 64 क्वेश्चन। इसका हम लोग ने कौन सा कर लिया, फोर्थ। 63 का फोर्थ। 65 में कन्वर्जन आ रहा है, कन्वर्जन बना लेते हैं। आपने बड़ा आसान कन्वर्जन है, पहचान ही लिया होगा। ये हमारा एक विस्नल डाइब्रोमाइड है और इसका KOH एल्कोहलिक से रिएक्शन करेंगे, हो जाएगा डीहाइड्रोहेलोजनेशन या एलिमिनेशन, और डाइहैलाइड के एलिमिनेशन से मुझे मिलता है एल्काइन। तो यहाँ पे 2 कार्बन का एल्काइन मिल जाएगा। अब हम लोग इसका अभी असल में क्या, ये 2 स्टेप में रिएक्शन चलानी है, तो 2 स्टेप में चला लेते हैं। पहले आप क्या करिए कि एल्कोहलिक KOH में पहले आप ये करिए, यहाँ से एक HBr निकाल दीजिए। तो जब आप HBr निकाल देंगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr, यानी विनाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। अब विनाइल ब्रोमाइड जब बच्चा मिल गया तो फिर मैं इसको और स्ट्रॉन्ग NaNH2 के साथ रिएक्ट कराऊंगा, क्योंकि जो KOH एल्कोहलिक वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ये यहाँ पे विनाइल कार्बोकेटायन बना दे और Br को रिमूव कर ले। तो NaNH2 थोड़ा स्ट्रॉन्ग लाएंगे, तो अब मेरा यहाँ पे मिलेगा एसिटिलीन। आसान था, आपने किया होगा। और जब एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में लेके जाओगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब में लेके जाओगे, सबको मालूम है इसके 3 मोल खर्च होंगे और मुझे क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा, जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में C6H6 है, लेकिन देख लो Z पूछा गया है कि नहीं, Z पूछा गया है। कभी कभी ट्विस्ट डाल देता है इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में एग्जामिनर, और Y पूछ लेता, और आप जल्दीबाजी में C6H6 कर लोगे और मान लोगे कहीं पे इसमें C2H2 भी दिया होता है, ये दिया हुआ देखो C2H2, तो अगर Y पूछ लेता तो सेकंड ऑप्शन हो जाता। तो अभी तो ये किस्मत की बात है कि एग्जामिनर ने यहाँ पे ट्विस्ट नहीं डाला और Z पूछा है। Y पूछ लेता तो फिर सेकंड करना पड़ता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना पूछा क्या गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 का फर्स्ट हो गया और 64 फर्स्ट के बाद 65, अरे बाप रे, दो बड़ी बड़ी रिएक्शन बनी हुई है। ठीक है, देखते हैं। निकिल कैटालिस्ट है, सही है सर। निकिल कैटालिस्ट में एडिशन रिएक्शन होगी, साइक्लोहेक्सेन बनेगा, सही बन गया। एनहाइड्रस AlCl3 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन ये डबल बॉन्ड कहाँ चले गए, गायब कर दिए, यानी कि ये तो गलत स्ट्रक्चर हो गया। सही स्ट्रक्चर तो ये होता अगर यहाँ डबल बॉन्ड बने रहते। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही, स्टेटमेंट सेकंड गलत। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 65 का मिलाइएगा, सेकंड आ रहा है कि नहीं, उम्मीद है सेकंड आ रहा होगा। फिर से कन्वर्जन, और वही बेसिक कन्वर्जन है ये, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर से कराएंगे आप, तो आपको मिल जाएगा एथाइन, जिसको आप एसिटिलीन भी कहते हैं। एसिटिलीन या एथाइन को अगर आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास आउट करते हैं 873 केल्विन टेम्परेचर पर, तो आपको C6H6 यानी बेंजीन मिल जाता है।
C6H6 को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप लेके गए CH3Cl और लुईस एसिड NHCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको टॉलिन मिल जाएगा C6H5CH3। तो टॉलिन नाम आपको दिया गया है, फॉर्मूला आपको नहीं पता करना है, तो टॉलिन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो 66 का थर्ड ऑप्शन आप करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पे हमको बात करनी है। 66 का हमने देख लिया था, कौन सा हो गया था? थर्ड लिख देता हूँ भाई, थर्ड। 67 कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में विच गैस इज ऑब्टेन एट कैथोड एंड विच गैस ऑब्टेन एट एनोड। तो आपको जैसे फेमस रिएक्शन याद होगी, मान लीजिए हमने CH3COONA लिया, तो इसके 2 मोल हमको लेने होते हैं। CH3COONA के 2 मोल लेने होते हैं और इसकी रिएक्शन हम लोग वाटर से करा देते हैं और साथ में इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। अब हम लोग इसमें कैसे तैयार करते थे सर? ये पहले बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए यहाँ से, तो बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पे एथेन मिल जाएगा मुझे और साथ में मुझे CO2 मिल जाएगा। ये जो चीज़ें मुझे मिलती हैं ये एनोड पे मिलती हैं, ये एनोड पे बच्चा मिलती है। और इसके बाद ये जो 2 Na हैं ये वाटर से रिएक्शन करेंगे, तो हम बना देंगे NaOH। ये सॉल्यूशन में पड़ा रह जाता है NaOH, नीचे इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और हाइड्रोजन कैथोड पे मिल जाती है, कैथोड पे। तो हाइड्रोजन मुझे मिलती है कैथोड पे और CO2 मिलती है एनोड पे। अब पहले देख लो क्या लिखा, ये जरूर देखा करो, जरूरी नहीं कि पहले कैथोड पूछे, कभी कभी एनोड पूछ देगा। तो कैथोड पे H2, तो पहले H2 आना चाहिए। यहाँ O2 है, H2O2 है, यहीं H2 है केवल, और एनोड पे CO2 है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 68 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब हमारे पास हेलोएल्केन्स हैं और इनका हमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना यानी एलिमिनेशन करना, और एलिमिनेशन करने के बाद एल्कीन बनानी है। अब क्वेश्चन ये कि सबसे जल्दी एलिमिनेशन कौन देगा। तो देखो, अगर रेट ऑफ एलिमिनेशन निकालना है, रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन निकालना है, तो ये 2 तरीक़ों से मेनली देखा जाता है। वैसे तो 3 तरीक़ों से देखा जाता है, जैसे यहाँ पे F होता है, यहाँ Cl होता है, यहाँ Br होता है, एक I वाला होता, तो I वाला बॉन्ड सबसे जल्दी टूटता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। तो अगर हमारे हेलो एल्केन अलग अलग होते, एल्किल हैलाइड अलग अलग होते, तो हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ एल्किल हैलाइड से पहले रेट ऑफ डिहाइड्रेशन देखते। अगर हमारे एल्किल हैलाइड सेम है तो फिर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से देखते हैं। 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री। तो अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तो उसकी रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या रेट ऑफ एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा तेज होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें तो यहाँ पे कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, यहाँ भी 1 डिग्री है, यहाँ भी 1 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में मुझे जो बनने वाली एल्कीन होगी उसकी स्टेबिलिटी देखनी होगी, जिससे जितनी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट जाएगी। तो मैं बच्चा यहाँ पर इसका एल्कीन बनाता हूँ। ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका एल्कीन बनाया तो बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सही है। और अगर मैं इसकी एल्कीन बनाऊँ, इसकी एल्कीन बनाऊँ तो क्या बनेगी मेरी एल्कीन? इसकी एल्कीन क्या बनेगी? CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगी एल्कीन। अब आपको तो पता है कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मोर ब्रांच्ड है। जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी या जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ही स्टेबल होगा। ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है,
यहाँ बाबू बताओ क्या 6 अल्फ़ा H हैं? जी हाँ। इसमें ये अल्फ़ा कार्बन है, 3 अल्फ़ा H है, इसमें कोई भी अल्फ़ा नहीं है तो 0 अल्फ़ा H है। इसका मीन्स है ये एल्कीन मोस्ट स्टेबल है, तो C सबसे जल्दी बदलेगा। कहाँ कहाँ C है? 2 जगह। उसके बाद B आएगा, उसके बाद A आएगा। क्योंकि हमें तो पता है कि अगर हमको रास्ते चलते हमें पता चल रहा है कि जिस मंजिल की तलाश में हमें वहाँ बहुत अधिक स्टेबिलिटी है, तो हम भाग भाग के जल्दी मंजिल पे पहुँचेंगे। और हमें पता है कि जिस मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं वहाँ अनस्टेबिलिटी, तो हम स्लो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर थर्ड सही होगा। 69 में देखो 2 स्टेटमेंट है, पता करना कौन सा सही कौन सा गलत। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी में लिखा है सूटी फ्लेम से जलता है, धुएंदार ज्वाला से जलता है, थिक फ्यूम से जलता है। एरीन्स आर करेक्टरिस्टिक बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अरे भाई, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जो बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाई जाती है, एडिशन नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, यानी सेकंड है। इसमें और कुछ ज़्यादा समझाने को नहीं है। तो 69 का हमारा हो जाएगा सेकंड। 70 पेंट 1 इन। अच्छा भाई, HBr से हाइड्रोजन परऑक्साइड, वही बार बार बात आ गई, खैरेस इफेक्ट लग जाएगा, परऑक्साइड इफेक्ट लग जाएगा, और इसमें हमारा कॉर्नर पर ब्रोमो जुड़ेगा, यानी कि 1 ब्रोमोपेंटेन बनेगा। 1 ब्रोमोपेंटेन। 70 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। ये हमारा 1 2 3 4 5 ये है हमारे पास। तो इस H पर, इस कार्बन पर 1 H है, इस कार्बन पर 2 H हैं। तो जब डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा, हालांकि इसमें फ्री रेडिकल है लेकिन बोलते हैं ऐसा, फ्री रेडिकल अटैक करेगा ब्रोमो वाला जहाँ पे ज़्यादा H हो। तो यहाँ पर 1 ब्रोमो पेंटेन, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। आयोडोनेशन ऑफ एल्केन इज वेरी स्लो एंड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही, एसरेशन है। देखते हैं रीज़न क्या हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। इट कैन बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, HNO3। ये बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास CH3 प्लस I2 रिएक्शन कराई, CH3 CH2I बना और HI बना। अब बच्चा ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये पीछे लौट आती है। अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाए तो किसी प्रोडक्ट को हमें विदड्रॉ कर लेना होगा। ली चैडलियर के अकॉर्डिंग अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट घटाते जाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हम यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3 या फिर HNO3 मिला देते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि आयोडीनेशन ऑफ एल्केन वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बात सही है। इट कैन बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 एंड HNO3, ये बात भी सही है। लेकिन ये बात यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। भाई ये स्लो क्यों है? स्लो क्यों है? स्लो इसलिए क्योंकि ये रिवर्सिबल है। तो इसी एसरेशन में ही इसका रीज़न छुपा है। अगर ये आ जाता, ये एसरेशन आ जाता, आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज़ वेरी स्लो या रेट ऑफ आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज़ वेरी पुअर या वेरी लेस, तो ये हो जाता है एसरेशन। और रीज़न में लिख देता बिकॉज आयोडीनेशन प्रोसेस द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फिर एसरेशन भी सही होता, रीज़न भी सही होता, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, बोथ एसरेशन एंड रीज़न आर करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। सेकेंड, तो 71 का मुझे सेकेंड कर देना है। 72 देखिए, डीकलराइजेशन ऑफ केमिनोफोर इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन।
क्योंकि अगर KMnO4 का कलर होता है पर्पल, KMnO4 में अगर आप वाटर मिला के छोड़ दें तो पर्पल सोल्यूशन बना रहेगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें कोई एक ऐसा सब्सटेंस मिलाएं जो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, सिंपल लैंग्वेज बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तभी KMnO4 अपना कलर चेंज करेगा। और एल्कीन चाहता है ऑक्सीडाइज होना इन ग्लाइकॉल, तो KMnO4 पर्पल से ब्राउन कलर के MnO2 में बदल जाता है। कलर चेंज तभी होगा जब अनसैचुरेशन होगा, अगर हम लोग एल्केन डालेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा। तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, इसलिए 72 का हम लोग करेंगे थर्ड। 73 हमको बॉइलिंग पॉइंट को देखना है। सब बच्चे जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट को सबसे पहले मोलर मास की हेल्प से देखा जाता है, जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अगर मोलर मास सेम हो, आइसोमर्स हो, तो फिर ब्रांचिंग से देखा जाता है, जिसकी ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। और मोलर मास कैसे देखा जाएगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, नंबर ऑफ कार्बन जितने ज़्यादा होंगे तो मोलर मास उतना ही ज़्यादा होने की संभावना होगी। तो देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है सर, 4 कार्बन है। पेंटेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 2 मेथिल ब्यूटेन में कितने हैं, 5। भाई ब्यूटेन के 4 और एक मेथिल भी तो लगा है, तो उस मेथिल का भी तो जोड़ोगे 5 कार्बन। 2 डाई मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन के 3 और 2 मेथिल के आ गए, फिर से 5 हो गया। तो सबसे कम तो नॉर्मल ब्यूटेन का हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि नॉर्मल लिखा तो सबसे ज़्यादा कर दो, नहीं, नॉर्मल आइसो ये सब तभी देखोगे जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे, कंपेयर करोगे ब्रांचिंग वाला। पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन को प्रेफर करना है। तो सबसे कम ए का होगा, तो ए तो 3 में कम है, क्या करें, चलिए आगे मिलाते हैं। अब एन पेंटेन में कोई भी ब्रांचिंग नहीं, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, तो फिर थर्ड ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि जहाँ ब्रांचिंग आएगी वहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो 73 का थर्ड हो जाएगा। सी और डी में, सी में 1 ब्रांच है मेथिल की, डी में 2 ब्रांच है, तो कम होता चला जाएगा। 73 का थर्ड। 74 में ओजोनोलिसिस करो और केवल कीटोन प्राप्त करो। तो ओजोनोलिसिस करने के लिए हम लोग ये वाला यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो मुझे 2 मोल CH3CHO मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो कीटोन चाहिए था, इसमें मैं यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा, एक को ऑक्सीजन इसको, एक को इसको, तो मुझे मिल जाएगा CH3 इसमें CH होना चाहिए था, कोई बात नहीं, CHO ये भी एल्डिहाइड मिल गया, और HCHO ये भी एल्डिहाइड मिल गया। मुझे तो कीटोन चाहिए था। फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, OO, तो इधर से मिला CH3CHO और इधर मिला CH3CH3C डबल बॉन्ड O। एक कीटोन मिल गया, लेकिन एक एल्डिहाइड मिल गया। अब इसको ब्रेक करते हैं। अब तो आंसर तो यही हो जाना चाहिए भाई, दोनों कीटोन चाहिए थे। ये शायद PYQ का क्वेश्चन है मुझे लग रहा, और ये ऐसे बन गया है कीटोन, और ये भी बन गया है कीटोन। तो इसलिए मेरा सही आंसर 4th हो जाएगा, क्योंकि दोनों कीटोन मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सोडियम एसीटेट ऑन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस गिव मीथेन। ये हो गया गलत, क्योंकि हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से मीथेन नहीं बना सकते हैं, इथेन या उससे ऊपर की चीज़ें बनेंगी। मेथिल फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड एट कैथोड, तो ये भी भैया गलत हो गई बात। जो लोग मैकेनिज्म जानते हैं, NCERT पढ़ी है, उनको पता होगा
जैसे मान लो मैंने CH3COONA लिया। अब CH3CONA की जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो CH3COO माइनस और Na+ बनेगा। ये जो CH3CO माइनस है ये एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एनोड की तरफ ये जाएगा। और यहाँ पर ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है, और ये बदल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल में, और इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, यानी मुझे मिल जाएगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस CO2। तो बच्चा पार्टी, ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, ये जो मेथिल फ्री रेडिकल है, ये एनोड पे बनेगा, कैथोड पे नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो एसरेशन भी गलत और रीज़न भी गलत, बोथ आर इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन। तो इस तरह से बच्चों मेरे पार्ट के क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिए, आगे सर आपको डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप लोग ने इस सेशन को देखा। इसी तरीके से टेस्ट पेपर देते रहिए और हम लोग के साथ डिस्कशन करते रहिए। भगवान की दया रही तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए बेटा, 75 तक बेटा संजीव सर ने कर दिया। 76 ऑनवर्ड देखिए। इन वुड्स रिएक्शन, देखो बेटा यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, तो जब भी बेटा हम लोग मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेटा कितने बनते हैं? 3। मिथाइल आयोडाइड इटसेल्फ बेटा क्या बनाएगा? C2H6। अगर 2 मिथाइल आयोडाइड लेंगे, इथाइल आयोडाइड बेटा क्या बनाएगा? C4H10। और बेटा इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? C3H8। तो देखो बेटा ब्यूटेन भी बनेगा, प्रोपेन भी बनेगा, इथेन भी बनेगा। तो करेक्ट आंसर बेटा 4th। फिर देखो एसिटिलीन का बेटा हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं Hg++ की प्रेजेंस में। तो पहले बेटा वाटर ऐड होगा, क्या बन गया बेटा? इनॉल, ठीक है ना। फिर बेटा आइसोमराइजेशन, यहाँ पे टाटोमराइजेशन होता है। इनॉल बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक। तो देखो बेटा आपका M इनॉल है और बेटा N आपका एस्टल्डिहाइड। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट याद कर लो, केवल एसिटिलीन बेटा एल्डिहाइड बनाती, नो चेंज इन कार्बन, बाकी सब एल्काइन बेटा कीटोन बनाता है। अगर यहाँ प्रोपाइन लेंगे तो प्रोपेनोन, ब्यूटाइन लेंगे ब्यूटेनोन, पेंटाइन लेंगे तो बेटा पेंटेनोन, और जहाँ 2 और 3 हो बेटा वहाँ 2 ले लीजिएगा। फिर लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड मिक्सचर ऑफ गैस से हाइड्रोकार्बन। प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस, गरम करके तोड़ देना। आंसर बेटा फर्स्ट। इन द गिवन सीक्वेंस, देखो एक कंपाउंड X है बेटा, उसमें HBr की रिएक्शन कर रहा है, तो पक्की बात है बेटा X, आप देखो यहाँ कितने कार्बन है बेटा? 2, यानी बेटा ये 2 कार्बन की क्या है? एल्कीन है। तो आपका X बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर ये हो गया। फिर देखो आपको बेटा X यानी C2H4 दोबारा चाहिए, तो यहाँ पर बेटा आप क्या करोगे? डिहाइड्रो एलोजिनेशन, आप क्या लोगे बेटा? एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। तो X बेटा आपका C2H4 है और आपका Y रिएजेंट क्या है? एल्कोहलिक KOH। तो आंसर बेटा 4th। फिर देखिए एक एल्कीन ओजोनोलिसिस पर प्रोपेनल देती है, तो जब भी बेटा आपको कार्बोनिल कंपाउंड बेटा अगर मालूम है, ठीक है ना,
कार्बोनिल कंपाउंड बेटा अगर आपको मालूम है एल्कीन बनाना है आपको, तो आप क्या करिए बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों ऑक्सीजन को आमने सामने लिख लिया करो। देखो ये आपका प्रोपेनल है, अब देखो पेंटेनॉन 2, ये आपका पेंटेनॉन 3 है, CH2CH3, ठीक है ना। इधर बेटा CH 1 2 3 पेंटेनॉन 2 करना है ना, तो इधर CH2, इधर CH2, इधर बेटा CH3, इधर बेटा क्या कर दो CH3, पेंटेनॉन 2 हो गया। तो देखो एक कार्बोनिल कंपाउंड बेटा प्रोपेनल है, दूसरा पेंटेनॉन 3 है, 3 है कि 2 है यार, 3 है सॉरी, तो 3 है, तो बेटा आपका CH3, इधर बेटा CH2CH3, इधर बेटा CH2CH3, ये पेंटेनॉन 3। अब बेटा इन दोनों ऑक्सीजन को यहाँ से हटा के डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, CH2 CH3, इधर बेटा CH2 CH3, ठीक। अब देखो कौन सा है, पहला बेटा हो नहीं सकता, दूसरा देखो CH3 CH2 CH मैच कर रहा, डबल बॉन्ड देखो C2H5 का होल ट्वाइस, 80 का आंसर बेटा सेकेंड, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, इन सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन मॉलिक्यूल इज व्यूड अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप बेटा NCERT देखोगे हाइड्रोकार्बन में, जहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिया, वहाँ सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन दिया, पहली ही लाइन में बेटा ये लिखा हुआ है। सिमिलरली न्यूमैन वाला प्रोजेक्शन देखोगे तो वहाँ पर भी पहली लाइन में लिखा है CC बॉन्ड हेड ऑन, ठीक। तो ये याद भी कर लो, सॉ-हॉर्स में बेटा मॉलिक्यूल को अलोंग द एक्सेस देखा जाता है और इसमें अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो दोनों स्टेटमेंट बेटा आपके सही है। 81 का 4। 82 डिस्टिंक्शन ऑफ पेंटीन 1 एंड पेंटाइन 1, ठीक है ना। देखो बेटा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से दोनों रिएक्ट करेगा, HCl से दोनों रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन वाटर से दोनों रिएक्ट करेगा, तो ये 3 आंसर नहीं होते। NaNH2 से बेटा केवल कौन रिएक्ट करेगा, पेंटाइन 1, और पेंटाइन 1 भी बेटा क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। इस एसिडिक हाइड्रोजन के कारण आपका पेंटाइन 1 बेटा NaNH2 से रिएक्ट करता है, और ये H की जगह बेटा क्या आ जाता है, सोडियम। तो बेटा इसका आंसर 3rd। फिर खैरास इफेक्ट, देखो बेटा खैरास इफेक्ट यानी परऑक्साइड इफेक्ट हैलोजन एसिड में केवल बेटा HBr में लगता है, ना HCl में, ना बेटा HI में, ये ध्यान रखिएगा, ना HCl में ना HI में, केवल HBr। और खैरास इफेक्ट में बेटा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इंटरमीडिएट बेटा कार्बोकेटायन होता है। आप परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड की प्रेजेंस में HCl HI से रिएक्शन कराओगे, कोई परऑक्साइड इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, इंटरमीडिएट बेटा कार्बोकेटायन। तो देखो बेटा परऑक्साइड इफेक्ट केवल HBr। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ एल्केन, सही है। LPG CNG LNG सब में बेटा एल्केन होता है। CNG बेटा मीथेन होती है, LPG में प्रोपेन ब्यूटेन होता है, तो ये सब बेटा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो बेटा दोनों कौन सा सही, 84 का 4। 85 देखो कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaC2। CaC2 में बेटा जब आप वाटर ऐड करते हो तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेटा C2H2, तो क्या बनाता है बेटा, प्रोपाइन। जबकि बेरिलियम कार्बाइड लोगे या बेटा एल्युमिनियम कार्बाइड लोगे तब बेटा प्रोडक्ट क्या बनता है, Al4C3, तब प्रोडक्ट बेटा क्या बनता है, मीथेन। तो कैल्शियम कार्बाइड से बेटा इथाइन बनता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स बेंजीन एज द फाइनल प्रोडक्ट। देखो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में बेटा क्या होता है, चाहे एलिफैटिक एसिड का सॉल्ट हो या एरोमेटिक, COO Na हटाकर उसकी जगह बेटा क्या कर दिया करो H, तो ये आपका बेंजीन हो गया। यहाँ पर बेटा आपका फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, तो यहाँ पर बेटा आपका क्या बनेगा, टॉल्वीन बनेगा। यहाँ पर बेटा जिंक क्या करता है, रिड्यूस कर देगा इसको, तो यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। ठीक, तो बेटा इसका आंसर 4th। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कलर्ड, नहीं कलरलेस होते हैं। ठीक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर इमिसिबल विथ वाटर, बिल्कुल सही है। एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन पोलर, लाइक डिजॉल्व लाइक, तो बेटा नॉन पोलर किस में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में। वाटर कैसा है, पोलर, 87 का सेकेंड। एरोमेटिक हाईली पोलर, गलत, नॉन पोलर होते। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बर्न विथ सूटी फ्लेम, यहाँ नॉट लिखा है, गलत है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बर्न विथ सूटी फ्लेम सही स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन, बेटा OH एक्टिवेट करता है क्योंकि ये +M होता है। NH2 भी बेटा एक्टिवेट करता है, CH3 भी बेटा एक्टिवेट करता है, लेकिन ये बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आंसर बेटा 4। और इसमें बेटा एक्टिवेशन का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करेगा बेटा NH2, फिर बेटा OH, फिर बेटा कौन करेगा, CH3। फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑन बेंजीन, अगर बेटा डीएक्टिवेटिंग लाइक NO2 लगा हुआ है तो कमिंग ग्रुप बेटा कहाँ पर आता है, मेटा पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि आर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, मेटा पर बेटा ज़्यादा हो जाती है कंपेटिवली, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग सही है। मेक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट सही है। फिर बेटा CnNO2CHO, ये बेटा क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, बिल्कुल सही है। तो 89 का आंसर बेटा 4th। इनकम्प्लीट कंबस्चन, कंप्लीट कंबस्चन पे बेटा क्या बनता है, CO2। इनकम्प्लीट कंबस्चन पे बेटा एल्केन जैसे मीथेन है, इनकम्प्लीट कंबस्चन करोगे बेटा, ठीक है ना, तो ये आपका बनेगा C सॉलिड प्लस, ये से कहते हैं कार्बन ब्लैक, 4 मतलब 2H2O, इसको कहते हैं कार्बन ब्लैक। 90 का बेटा 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में देखो बेटा क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड, मिनिमम 2 एल्काइल हैलाइड थे, मिनिमम बेटा एल्काइल हैलाइड में कितने कार्बन होते हैं, 1। तो अगर इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे तो जो एल्केन बनेगी उसमें मिनिमम कार्बन के नंबर बेटा कितने होंगे, 2, ठीक है ना। तो मीथेन बेटा इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको ब्यूटेन बनाना है तो इथाइल क्लोराइड ले लीजिए। प्रोपेन बनाने के लिए 2 बेटा आपको एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, इथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड। इथेन बेटा केवल मिथाइल से बन जाएगा, आंसर बेटा 4th। विच कन्फर्मेशन है लीस्ट एंड मैक्सिमम, देखो बेटा टॉरिशनल स्ट्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, स्टेबिलिटी के, सॉरी मैक्सिमम टॉरिशनल स्ट्रेन। तो देखो बेटा ये स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, तो लीस्ट बेटा किस में होगा, आपका स्टैगर्ड में, ठीक है ना, और मोस्ट बेटा किस में होगा, इक्लिप्स में, क्योंकि टॉरिशनल स्ट्रेन और आपका जो स्टेबिलिटी है इनवर्स। तो इसका आंसर 92 का क्या हो जाएगा, 1st, ठीक है। तो आपके स्टैगर में टॉरिशनल स्ट्रेन मिनिमम होता है और आपके इक्लिप्स में बेटा मैक्सिमम। तो टॉरिशनल स्ट्रेन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। फिर 93 देखो बेटा 3 है, क्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन,
फिर पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, अब ये कह रहे हैं बेटा ESR का ऑर्डर, तो जहां रिंग सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेट हो रही है वहाँ रिएक्टिविटी कम। देखो यहाँ पर बेटा डीएक्टिवेट कोई ग्रुप नहीं लगा है, ठीक है ना, या इससे लिटिल बिट डीएक्टिवेट हो रही। यहाँ पर देखो Cl हर जगह कॉमन है तो Cl का डीएक्टिवेशन सेम, लेकिन देखो यहाँ पर 2 NO2 हाईली डीएक्टिवेट कर रहा है, रिएक्टिविटी बहुत कम, इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसकी होगी। तो आंसर बेटा क्या होगा, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, फिर पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, फिर बेटा 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, A ग्रेटर C ग्रेटर B। पार्शली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज चारकोल इज नोन एज लिंडलार कैटालिस्ट, ठीक है ना, और लिंडलार कैटालिस्ट बेटा आपको क्या बताता है, सिस एल्कीन। (95) देखो बेटा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल व्हेन RCl, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल बेटा क्या होता है, एल्काइल कार्बोकेटायन। AlCl3 बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर, ये क्या बनाता है, R+ AlCl4-। और याद रखिए अगर बेटा आपके इस एल्काइल में कार्बन के नंबर 1 है, नो रीअरेंजमेंट, 2 है, कोई नहीं, लेकिन अगर प्रोपाइल कार्बोकेटायन होगा तो रीअरेंज होकर आइसोप्रोपाइल बनाएगा। तो बेटा अगर बेंजीन की रिएक्शन प्रोपाइल क्लोराइड से कराएं तो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ना कि प्रोपाइल बेंजीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में देखो बेटा साइक्लिक होना, तीनों साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन बेटा देखो कितने हैं, 6, 2 4 6, यहाँ पर देखो 6 8 6 4 10 4 14 है बेटा एरोमेटिक, यहाँ पर बेटा कितना है, 6, तो बेटा इसका आंसर 4th। प्रोपीन रिएक्ट विद, देखो बेटा हेलोजन एसिड से रिएक्ट करता है, तो पहले स्टेप में हेलोजन एसिड HX टूटता है और बेटा क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल H+। तो ये बॉन्ड बेटा जितना वीक होगा ये तोड़ना उतना आसान होगा, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा। और बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक किस में होगा, HI, फिर बेटा किस में होगा, HBr, फिर बेटा किस में होगा, HCl। डायरेक्ट HF से हम लोग रिएक्शन नहीं कराते। तो आंसर बेटा फर्स्ट। 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सिस ब्यूटीन 2 इज लेस स्टेबल देन ट्रांस, गलत। ट्रांस बेटा सिस से ज़्यादा, क्योंकि ट्रांस में दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग प्लेन में होते हैं, रिपल्सन नहीं होता, स्टेबिलिटी ज़्यादा। प्रोपीन कैन नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, बिल्कुल कैन नॉट शो, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि प्रोपीन में बेटा एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक। वही एल्कीन बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप बेटा डिफरेंट हो, ठीक। तो सिस ब्यूटीन इज लेस स्टेबल देन ट्रांस, पहला सही है। प्रोपीन कैन नॉट शो, सही है। सिस ट्रांस आइसोमेर हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, गलत है। ट्रांस और सिस की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। जैसे सिस बेटा, सिस की पोलैरिटी ज़्यादा होती है जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वाटर में सॉल्युबिलिटी बेटा ज़्यादा होती है। तो 98 का आंसर 3rd, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा सेम नहीं होती, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती। 99, व्हाट इज द करेक्ट नेम, सबको मालूम है, आर्थोजाइलिन या 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। तो 99 का बेटा आंसर 4th। 100, एडिशन ऑफ ओजोन टू 2 मिथाइल प्रोपीन, देखो 2 मिथाइल प्रोपीन है बेटा, स्ट्रक्चर बनाइए, ये बेटा 2 मिथाइल प्रोपीन। शॉर्टकट सीखिए, डबल बॉन्ड को बीच से कट कर दिया करो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक इसको दे दो, इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, इस कार्बन को बेटा डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तो देखो बेटा ये आपका क्या है, एसीटोन, ये बेटा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड।
तो प्रोपेनॉन 2 एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये बेटा आपके नीट 10 का डिस्कशन हो गया। शुरू के 25 क्वेश्चन बेटा संजीव सर ने कर दिए, बाकी मैंने कर दिए। आशा करते हैं कि बेटा आपकी जो भी क्वेरी होगी, वैसे हाइड्रोकार्बन चैप्टर एक बहुत सिंपल चैप्टर है, पेपर भी आपका बहुत आसान पेपर था। तो जो भी आपकी छोटी मोटी क्वेरी होगी, वैसे क्वेरी होगी नहीं, जो भी आपकी छोटी मोटी अगर क्वेरी होगी तो बेटा हम दोनों लोग के डिस्कशन से वो 100% रिमूव हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।